हेलो फ्रेंड्स, बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इस समय मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जीके की सीरीज का वीडियो नंबर 11, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, भारतवर्ष का ऐसा कोई भी एग्जाम जहां पे जीके जी से क्वेश्चन पूछी जाती है, उसके हिसाब से यह सेशन मोस्ट हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस सेशन को डेली बेसिस पर जरूर ज्वाइन किया करें। यह सेशन प्रतिदिन इवनिंग में 4 बजे हमारे इसी चैनल पे अपलोड हो जाया करती है। तो हमारे इस सेशन को प्रतिदिन लेकर अपने नॉलेज को इन्हांस किया करें और एग्जाम में सफलता प्राप्त करें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे तो क्यों? आर्य लोग जो थे वह अनार्यों के साथ इनका युद्ध हुआ था, तो ये लोग उस युद्ध में क्यों सफल रहे? तो आर्य लोग जो थे यह घोड़े का प्रयोग किया करते थे, यानी घोड़ों से पे चढ़कर युद्ध लड़ा करते थे, लेकिन अनार्य लोग पैदल ही युद्ध करने निकल जाते थे, जिस कारण घोड़ा इनके युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये लोग युद्ध जीत पाए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आर्य घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, इसी कारण आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। यह आपके एसएससी सीएचएसएल 2016 के एग्जाम में पूछा गया बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से योग के प्रणेता कौन है? तो योग के प्रणेता जो है यह पतंजलि को माना जाता है। पतंजलि को योग का प्रणेता कहा जाता है और योग सिद्धांत भी पतंजलि ने ही दिया था। कौन दिया था? पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं है? तो सुश्रुत चिकित्सक थे, चरक चिकित्सक थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे, यानी कि इन तीनों की पहचान जो की जाती थी वह चिकित्सक से इनकी पहचान की जाती थी। लेकिन चवार्क जो थे वह चवार्क चिकित्सक नहीं थे। चवार्क चिकित्सक नहीं थे तो ये चवार्क क्या थे? तो चवार्क एक दर्शन आचार्य थे और इन्होंने ही एक चवार्क दर्शन नामक ग्रंथ लिखा था। चवार्क दर्शन नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो चवार्क ने चवार्क दर्शन नामक ग्रंथ लिखा था और एक दर्शन आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता पाणिनि थे और पाणिनि ने ही एक प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा था। क्या लिखा था? अष्टाध्यायी पाणिनि ने ही लिखा था। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? तो बलि सूत्रों को यजुर्वेद के अंदर शामिल किया गया है। अब चलिए, यहाँ पर 4 के 4 वेद लिखे हैं, उन चारों वेदों में क्या क्या दी गई है उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी बता देता हूँ। तो हमारे पास कितने वेद है? टोटल 4। सबसे पहला क्या होता है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में प्रारंभिक आर्यों के विस्तार के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में क्या पता चलता है? तो यजुर्वेद में जो पूजा के अर्थ है, यानी कि यज्ञ के विधि विधानों का वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। उसके बाद आता है आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है यह जादू टोना से संबंधित है। जितने भी आप जादू टोना, काला जादू वगैरह देखते हैं, सारे कुछ वेद में वर्णित है। अगर आप वेद पढ़ लेंगे तो आप इसके ज्ञाता हो जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है सामवेद। तो सामवेद जो है यह संगीत से संबंधित है। तो इस तरह इन चारों वेदों के बारे में आपको इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए, जिससे आपको वेद के बारे में थोड़ा सा नॉलेज जरूर रहे। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा वेद संगीत से संबंधित था, कौन सा वेद जादू टोना से संबंधित था, कौन सा वेद यज्ञ से संबंधित था, कौन सा वेद आर्यों से संबंधित था। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान को भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। 12 से लेकर 35 तक किया गया है। ये अमेरिकी संविधान के अधिकार पत्र के समान है। अमेरिका में आपका होता है बिल ऑफ राइट्स, इसी तरह से हमारे यहाँ भारत में है जो मूल अधिकार है, यही हमारा मूल अधिकार है। अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स भारत का, बिल ऑफ राइट्स अमेरिका का, दोनों समान है और इसे अमेरिका से लिया गया था, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कुछ दिनों में इसके रिगार्डिंग एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा मूल अधिकार के ऊपर। अगर बहुत शेड्यूल हैक्टिक चलता है, अगर कुछ समय मिला तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस पे बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो एकल नागरिकता की जो अवधारणा थी यह इंग्लैंड से ली गई। और अमेरिका में क्या है? अमेरिका में आपकी दोहरी नागरिकता है, यानी कि आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट की भी नागरिकता लेनी होगी और पूरे अमेरिका की नागरिकता तो आपको लेनी ही होगी। यह प्रावधान भारत में कहाँ से आया? इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन से आया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ से संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? तो विधि के शासन की उत्पत्ति भी ब्रिटेन से ही हुई। कहाँ से हुई? ब्रिटेन से हुई विधि के शासन की भी उत्पत्ति। डायसी के अनुसार विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के शासन का अर्थ है विधि सर्वोपरि है तथा वह सभी लोगों पे समान रूप से अपनी लागू होती है। आपको बता दें कि कुछ सालों पहले कोई स्टेट था अपना भारत का, वहाँ के सीएम जो थे वह बिना परमिशन के, गार्ड के बिना परमिशन के वह अपने कार से बाहर आकर जनता को इंट्रोड्यूस करने लगे थे। उसके बाद वहाँ के गार्ड ने उनको वार्न किया था, बचाते वहाँ पे एक लेटर में उनको वार्न किया गया था, नोटिस निकाल के कि आप इस तरह से नहीं चल सकते हैं, आप पे मैं चार्जशीट लगाकर आपको मैं गिरफ्तार भी कर सकता हूँ कि आप बिना मेरे परमिशन का बाहर नहीं निकल सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि सीएम एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ पे एनएसजी कमांडो लोग को रहती है। तो वे सीएम बिना उनके परमिशन के बाहर निकल जाएंगे तो कोई भी उन पर हमला कर सकता है। तो इसी कारण वहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया था कि आप जो है बिना मेरे परमिशन के नहीं निकलिए, नहीं तो मैं आप पे कानूनी कार्रवाई करूँगा, चाहे आप सीएम हो या पीएम हो, कोई हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई? तो भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली जो ली गई वह कनाडा से ली गई। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कनाडा। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र होता है, यह संघीय प्रणाली भी होती है, ये सारे प्रावधान कनाडा से लिए गए। इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र में अविष्ट शक्तियाँ, केंद्र व राज्य में शक्तियों का बंटवारा, ये सारे कुछ जो है यह कनाडा से लिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संघवाद निकट है। तो भारतीय संघवाद क्या निकट है? मतलब आपको बताएं कि भारतीय संघवाद जो है वह कनाडा के निकट है। दोनों में सशक्त केंद्र के साथ संघीय शासन प्रणाली भी शामिल है। तो इसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह आज के सेशन में है आपके पॉलिटी के, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो अब इन जितने भी क्वेश्चन को मैं कराया हूँ बढ़िया से ध्यान में जरूर रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्वेश्चन नंबर में है कि सुपरनोवा क्या है? तो आपको बता दें कि सुपरनोवा आकाश गंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का आवरण है। यह तारा लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे रक्त दानव भी कहा जाता है। इसके फलस्वरूप हीलियम कार्बन में बदल जाता है, जिससे तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिस कारण इसको विस्फोट तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी की परिधि क्या है? तो बात करें पृथ्वी की परिधि की, तो पृथ्वी की परिधि कुल 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी की परिधि समझते हैं ना, परिधि किसे कहा जाता है? अगर आप मैथ से होंगे तो इन सारी चीज़ों को परिधि कहा जाता है। सरकमफेरेंस इंग्लिश वाले, सीबीएसई वाले कहेंगे इसको सरकमफेरेंस। तो पृथ्वी का सरकमफेरेंस कितना है? तो 40,000 किलोमीटर पृथ्वी का सरकमफेरेंस है। आपको बता दें कि पृथ्वी अपनी धुरी पर यह दूरी 24 घंटे में तय कर लेती है, और इस गति को ही पृथ्वी का घूर्णन गति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थ आवर डे की अवधारणा कब और कहां से शुरू की गई? तो पहला अर्थ आवर डे जो मनाया गया वह 31 मार्च 2007 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था। इसे प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वाइड फ्रंट फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाता है, और यह 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मार्च में शुरू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल मनाया जाता है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन हुए, एक तो आपका जीके का हो गया, अर्थ आवर डे कब शुरू किया गया, कहाँ शुरू किया गया, और यह कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चन भी आपसे यहाँ से कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्बाध विश्व प्रसारण के लिए कितने भौगोलिक उपग्रहों की आवश्यकता है? तो निर्बाध विश्व प्रसारण के लिए कुल 3 भौगोलिक उपग्रहों की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में
कितना अंतराल होता है। तो ज्वार भाटा के बारे में मैं पिछले 2 लेक्चर से बताते आ रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण की शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ही ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को ही भाटा कहते हैं। जब सागर का जल ऊपर बढ़कर आगे बढ़ता है तो इसे ज्वार कहते हैं, लेकिन जब यह ऊपर से पीछे आने लगता है तो इसे ही हम भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा आप समझ गए होंगे। यह प्रत्येक स्थल पर सामान्यतः 24 घंटे में 2 बार होता है। प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 घंटे 26 मिनट। क्वेश्चन नंबर 16 है, आलू, टमाटर तथा बैगन किस संघ की प्रजाति है? तो आलू, टमाटर तथा बैगन ये तीनों सोलेनम संघ की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, मैग्नीफेरा इंडिका जो कि आम का जो साइंटिफिक नेम है, सोलेनमम ट्यूबरोम्स जो कि आलू का साइंटिफिक नेम है, और पेंथेरोलियो जो कि सेर का साइंटिफिक नेम है, टाइबररोम्स और लियो किसको संबोधित करता है? तो ट्यूबरलोम्स और लियो किसको संबोधित करता है, इनमें आपको बताना है। तो द्विनाम पद्धति को संबोधित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, द्विनाम पद्धति। आपको बता दें कि द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित किया था। द्विनाम पद्धति के अनुसार नामकरण जाति और प्रजाति के आधार पर किया जाता है, जिनमें प्रथम शब्द जाति तथा द्वितीय शब्द प्रजाति जो वनस्पति नाम या वैज्ञानिक नाम बन जाते हैं, जैसे कि इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, उष्मीय विकिरण का असमान लक्षण क्या है? तो उष्मीय विकिरण का जो असमान लक्षण है वह प्रकाश की गति के साथ यात्रा करना है। यानी कि आपको बता दें कि उष्मीय विकिरण प्रकाश की गति से प्रवाह नहीं करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश की गति से प्रवाह करता है। क्वेश्चन था आपका, उष्मीय विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है प्रकाश की गति के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का अच्छा चालक और विद्युत का खराब चालक यह जो है यह आपका अवरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के सुनिश्चित मान का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के सुनिश्चित मान का जो निर्धारण होता है वह RA मिलियन द्वारा किया जाता है। RA मिलियन, आपको बता दें कि सन 1909 में RA मिलियन द्वारा तेल की बूंद के प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के सुनिश्चित मान का निर्धारण किया गया था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन पर कितना मान होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो मान यानी कि आवेश जो होता है वह होता है आपका -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। अगर बात करें इसके द्रव्यमान की तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, या आपका इसका द्रव्यमान होता है। और इसकी खोज जो किए थे वह J.J. टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो आप इलेक्ट्रॉन के बारे में इतनी जानकारी जरूर रखिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा, और पसंद आया सेशन तो हमारे सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आज ही मैंने अपने 20 क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट किए। अगर गलती हुई हो तो माफ़ी करिएगा, और अगर आप कुछ हमें सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।